हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो है हमें प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी सारी हमने पढ़ रखी है। अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, थोड़ा बहुत ये एक चीज़ देखो यार, स्फेरिकल मिरर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। स्फेरिकल मिरर्स तो वो आज के लेक्चर की बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए रहोगे, लेकिन फिर भी जो कुछ डेरिवेशन जैसे हम लोग एक फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रहेगा वो अलग तरीके से डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स होंगे जो कि हम अभी तक 10th क्लास में नहीं पढ़े रहेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग ये टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और पैरेलल और पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यार कि पहले स्फेरिकल मिरर कैसे फॉर्म होता है। तो जब भी यार देखो स्फेरिकल मिरर अगर फॉर्म करना होता है तो हम लोग एक ग्लास का स्फेयर लेते हैं। ठीक है, एक ग्लास का स्फेयर ले लिया अपन ने, ये देखो एक ये अपने पास स्फेयर ले लिया अपन ने। वैसे ये जो थिकनेस होती है ऑब्वियसली यार, अगर कोई भी ग्लास का स्फेयर होगा तो कुछ ना कुछ उसकी थिकनेस ज़रूर होगी, लेकिन हमें ये जो थिकनेस जो ले करके चलना है वो थिकनेस हमें लगभग नेगलेक्ट करके चलना है। ये काफ़ी थिन होगा, ये जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, काफ़ी कम होगी। जो भी जैसे मान लो ये ग्लास स्फेयर जो रहता है, ये ग्लास स्फेयर में से ही हम लोग कुछ पार्ट कट करते हैं। जैसे मान लिया अपने पास ये हमने एक ग्लास स्फेयर ले लिया, ये थोड़ी थिकनेस मैं शो कर दे रहा हूँ, लेकिन ये हमें ग्लास की जो थिकनेस है या इस मिरर की जो थिकनेस है ना, वो हमें कंसिडर नहीं करना है, वो हम लोग रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में कंसिडर करेंगे। उस समय एक पूरा टॉपिक है थिक मिरर, हम लोग देखेंगे वहाँ पे कि आखिर अगर ये मिरर की थिकनेस अगर ज़्यादा हो, कंसिडरेबल अगर वैल्यू हो थिकनेस की, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है ना, तो चलो यार अभी तो थिकनेस हमें क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। ये जो थिकनेस है वो हमें क्या करना है, अभी नेगलेक्ट करना है। ठीक है, थिकनेस नेगलेक्ट करना है। तो देखो अभी जब भी अगर हमें स्फेरिकल मिरर फॉर्म करना रहता है तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एक पार्ट कट कर दो। ये जैसे मान लो कुछ इस तरीके का हमने ऐसा पार्ट कट कर लिया। ठीक है, जैसे ही अगर ये पार्ट आप कट करोगे तो ये ऑलमोस्ट एक इस तरह का थोड़ा सा थिक मिलेगा। ठीक है, ये जैसे मान लो आगे चल के हम लोग ये थिकनेस हम लोग बनाएंगे भी नहीं, अभी थोड़ा सा बस समझ लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन है कि यार अगर मान लो लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है तो ऑब्वियसली एक सरफेस क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। ठीक है, तभी रिफ्लेक्ट होगी लाइट। अदरवाइज ग्लास क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास सीधे लाइट क्रॉस कर जाएगा, रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं, तो फिर मिरर काय के लिए। तो सबसे पहले ये यहाँ पे जो है एक सरफेस को एक सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर करेंगे। कोई भी एक सरफेस, मान लो हमने इस वाले सरफेस को अगर सिल्वर कर दिया, और दूसरा केस लिया कि सपोज ये किसी ने क्या किया कि यहाँ से ये इसकी थिकनेस जो है इसमें से इस वाले पार्ट को किसी ने सिल्वर कर दिया। दोनों में से कोई किसी भी सरफेस को हम लोग सिल्वर कर सकते हैं। और ये डिपेंडिंग, अगर जैसे मान लो इसको सिल्वर किया हमने तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसको सिल्वर किया तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, ये और ये दोनों क्या होंगे, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसी के बिहाफ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसी के बिहाफ पे हमने क्या दे रखा है, दो अलग अलग नाम दे रखा है इन दोनों मिरर को। एक इस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारे लिए ऊपर वाला कॉनकेव मिरर रहेगा और नीचे वाला हमारे लिए कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। ठीक है, तो हमें इस पूरे स्फेरिकल मिरर जो टॉपिक आएगा अपने पास, इसमें पूरे यही दो मिरर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। तो आइए इसकी ये जो मिरर रहता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं कि किस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये पूरा जो डायमीटर रहेगा इसके मिड पॉइंट को क्या क्या बोलते हैं, तो वो सारे कुछ टर्म्स हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है अपने पास, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर के का जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि उनका
कुछ यूज आगे यूज आएगा अपना, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने एक ये मिरर बनाया अपने पास, दोनों मिरर बना लेते, दोनों का नाम देते जाएंगे कि कौन सा क्या किसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक दूसरा मिरर है, ऊपर वाला हमारे लिए कौन सा हो गया, कॉनकेव, और नीचे वाला कॉन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है हमारे लिए पोल। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, पोल। ये क्या होता है कि ये जो मिरर जो होता है उसका जो सबसे मिड पॉइंट जो होगा, जैसे ये जो भी मिरर है अपने पास, इसका जो मिड पॉइंट होता है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोल। इसका जो मिड पॉइंट होगा वह हमारा क्या होगा, पोल होगा, ठीक है। तो एक तरह से मिड पॉइंट ऑफ द मिरर जो आएगा वो ही हमारा क्या कहलाएगा, पोल। तो क्या लिख देते हैं, इसके सबके बारे में एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, और इसको किससे डिनोट करते हैं, पोल्स, पी से, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के जब हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे तो उस समय हमें इसका इंपॉर्टेंट समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, अपर्चर। नेक्स्ट हमें क्या देखना रहेगा, अपर्चर क्या होता है। अपर्चर जो होगा ये अगर देखें तो जैसे मान लो सपोज जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा या रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा जो मिरर का, तो उस क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। जैसे मान लो सपोज ये हमारे लिए कॉनकेव सरफेस है, ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा, ये जो होगा ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा जो कि जिससे रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका जो डायमीटर हुआ यही हमारा क्या होगा, अपर्चर। तो यहाँ पे अगर हम डायमीटर ड्रॉ करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर दो, यहाँ से अगर ड्रॉ करें तो ये हमारा होगा अपर्चर। नाम दे देते हैं इसको एम एन, ये हमारा क्या हो जाएगा, एम, ये हो जाएगा एन। तो ये हमारा क्या होगा एक तरह से कि डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मिरर, डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। और जो हमारा जो फिगर शो किया गया है उसमें अपर्चर कौन सा है, एम एन। ये जो क्रॉस सेक्शन की बात होगी ना, ये क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर होगा वही हमारा क्या होगा, अपर्चर। नेक्स्ट आता है अपने पास ये प्रिंसिपल एक्सिस की बात होती है, या पहले हम लोग देख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो देखो यार जब भी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो भी स्फेरिकल मिरर होगा वो किसी एक स्फेयर का पार्ट होगा, ग्लास स्फेयर का पार्ट होगा। तो जो उस स्फेयर का सेंटर होता है वही हमारा क्या होता है, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज अगर हमने ये माना कि ये जो मिरर है वही कोई इस वाले ग्लास स्फेयर का पार्ट है और ये जो मिरर है वो इस ग्लास स्फेयर का पार्ट है, ठीक है। तो इस स्फेयर का सेंटर कहाँ पे होगा, इस वाले पॉइंट पे। इस स्फेयर का सेंटर तो सपोज यहाँ पे है, तो यही पॉइंट हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। तो क्या होता है हमारे लिए ये चीज़, तो सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, मिरर इज अ पार्ट। और इसके बाद ये इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करेंगे। और जो पीसी जो डिस्टेंस होता है, पीसी जो डिस्टेंस आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, पीसी जो डिस्टेंस आता है इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पीसी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या ऐसे भी बोल देते हैं हम लोग पीसी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस स्फीयर का ये पार्ट होता है उसके रेडियस को क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है इसके साथ जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली एक लाइन जो होती है वही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि मिरर रहेगा उसके साथ ही डंडा लगा हुआ रहेगा कि ये लो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक लाइन पास हो रही है, वो हमने इमेजिन कर रखा है, ठीक है। तो उस लाइन को हमने क्या नाम दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा जो लाइन होगा कौन सा, ये मान लो इसको नाम दे देते हैं ए सी पी। इस वाले केस में भी हमारा क्या हो गया, ए सी पी। ए सी पी जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे लिख लेते हैं इसके बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज़ ध्यान रखना है अपने को
कि जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, क्योंकि आगे चल के मिरर में हम लोग कुछ चेंजेज करेंगे तो वहाँ पे हमें ये प्रिंसिपल एक्सिस प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। अभी लग रहा है कि हाँ यार ये तो डेफिनेशन नहीं, ये पता है, लेकिन थोड़ा क्लियरली समझना आप लोग, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन में हम लोग यही सारी छोटी छोटी चीज़ें गलती करते हैं और उस कारण से क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा कि इमेजिनरी लाइन, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि, बिकॉज कोई ऐसा तो है नहीं कि हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा यार ये लो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन लिखो, 9-10 तो है नहीं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड P, ठीक है, और ब्रैकेट में मैं नाम दे देता हूँ ACP, ठीक है, ACP जो होगा वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका हर एक टाइम पे यूज रहेगा, ठीक है, कि कौन से पॉइंट को क्या बोलते हैं। चलो यार, तो अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, फोकस के बारे में। ये जो स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं, ये सबसे उन सारे पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है, फोकस। ये हम लोग काफ़ी ध्यान से समझेंगे, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या कैसे लाइट रे जाएंगी, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये कैसे डिफाइन करना होता है, कौन सा पॉइंट होता है, तो ये हम लोग ध्यान ढंग से समझते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में साथ में देखते हैं अपने पास। ये हम लोगों ने लिया भाई, ये कॉनकेव मिरर हो गया और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं अपने पास, ये रहा सेंट पोल और ये मान लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देख लिया ये पोल हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलो यार हम लोग अब देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर का फोकस कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जब भी किसी भी मिरर का अगर आपको फोकस डिफाइन करना हो तो सबसे पहले हम लोग लाइट रे एक इंसिडेंट करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, हमेशा, चाहे वो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, हर एक केस में हमें बस यही देखना है कि एक लाइट रे ड्रॉ करनी है जो कि कैसा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो लो भाई, हमने एक लाइट रे ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसमें भी लाइट रे ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये ले लिया। अब एक बार देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड होगा, चाहे वो प्लेन मिरर से हो या स्फेरिकल मिरर से हो, किसी भी मिरर से हो, दोनों केस में हमारा जो फोकस होगा, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी अगर आपको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना हो तो उस केस में सबसे पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखो यार, एक सर्कल अगर देखा जाए तो सर्कल के केस में सेंटर से ये जो सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, सारे के सारे क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। इस वाले केस में देखें तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दिया अपन, ये हमारे लिए नॉर्मल यहाँ पे हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अब ऑब्वियसली ये वाला जो आएगा वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के इस साइड एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपोजिट साइड, इसमें भी अपोजिट साइड, यानी ये लाइट रे कुछ इधर की तरफ जाएगी और ये दूसरी लाइट रे कहीं इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। ये हमारा जो होगा, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, फोकस, और ये हमारा क्या कहलाएगा, इसको, ये अब आगे जाके इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा प्रिंसिपल एक्सिस को, लेकिन पीछे बढ़ा है तो यहाँ पे जरूर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारे लिए क्या होगा, फोकस। अगर मान लो सपोज मैंने एक और लाइट रे इसमें ले लिया, फिर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर लाइट रे इधर की तरफ भेज जाएगी, ये लाइट रे इधर की तरफ जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इस वाले पॉइंट। अब एक बात देखो, वैसे ही एक और लाइट रे नीचे से लाए तो वो भी क्या होगा, इधर की तरफ फिर रिफ्लेक्ट होकर के करेगा। ये मान लो एक लाइट रे ले लिया, ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद इस वाले पॉइंट से पास होगी। तो बेसिकली हमारा जो फोकस कौन सा पॉइंट होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आने वाली जो लाइट रे होती है, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे भी पैरेलल लिया, यहाँ पे भी पैरेलल, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, यहाँ पे तो एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है,
लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है कि ये डाइवर्ज होता हुआ अपीयर हो रहा है, कि इस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही है लाइट रे। तो ये हमारा क्या हो कहलाएगा, इसके लिए ये फोकस होगा, इसके लिए ये फोकस होगा। तो अगर हम फोकस को डिफाइन करना चाहें तो फोकस को डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो, वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। तो चलो यार इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। यहाँ से क्या लिख लेते हैं, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एट विच लाइट रेज parallel to principal axis, parallel to principal axis intersects, क्या करेंगी, intersect करेंगी और appears to diverge, यही क्या कहलाएगा, वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस या फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है पीएफ जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। पीएफ जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। क्लियर है, पीएफ जो है वही हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ, और इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से। एक बात ध्यान रखना, आगे चल के साइन कन्वेंशन में ये पॉइंट आएगा कि हर एक डिस्टेंस हम किससे मेजर करेंगे, पोल से, इसीलिए मैंने बोला था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिलेशन निकाल लेते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच। किसके बीच, फोकल लेंथ, ये हम लोग रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड आर हमारा क्या होगा, एफ तो हो जाएगा पी एफ, और आर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि कौन सा हो जाएगा, पी सी। आर क्या होगा, पी सी। एक और बात हमें ध्यान रखना है कि इसके लिए जो फोकस होता है वो कैसा होता है, रियल फोकस। इसके लिए हमारा कैसा होता है, रियल फोकस, और इसके लिए कैसा होता है, वर्चुअल फोकस। क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा, लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो अगर रियल फोकस पूछा जाए तो इसके लिए वर्चुअल इसके लिए होगा, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं कि हम लोग फोकल लेंथ एफ और आर में एक रिलेशन लेते हैं, ठीक है। तो चलो यार यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मान लो ये हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल, और ये हमारा क्या हो गया, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये एक लाइट रे आई, ये लाइट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कहाँ, थोड़ा अलग कलर से बना लेते हैं, ये लाइट रे से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और फाइनली ये लाइट रे इधर से पास हो रही है, ठीक है। यही होता है अपना फोकस के लिए। मान लो ये लाइट रे कितने एंगल पे आई, थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिक लॉ जो है वो हर जगह वैलिड होगा। एक और चीज़, ये थीटा है तो ये भी कितना, थीटा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये और ये दोनों पैरेलल, यहाँ से ये दोनों क्या होंगे, थीटा। नाम दे देते हैं, चलो अब इन लोगों का कुछ यहाँ से नाम दे देते हैं, कौन सा, तो ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और ये तो बाकी सारे नाम दिए ही हुए हैं, ठीक है। अगर मान लो ट्राइंगल हम लोग किसकी बात करें, बी सी एफ की, ट्राइंगल बी सी एफ, ये कैसा ट्राइंगल होगा, तो ये अपने पास क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सपोज एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो क्या आएगा अपने पास, मान लो एफ एम आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर देखिए ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है, और ये अपने पास क्या होगा, ये थीटा है, ये भी थीटा है अपने पास, और ये साइड कॉमन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस केस में ट्राइंगल एफ एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ एम बी। ट्राइंगल किसके हो जाएगा, एफ एम बी के। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से,
ये हम लोग लिख सकते हैं कौन से रूल से, RHS रूल से। तो यहाँ आ जाएगा MC इक्वल्स टू MB के बराबर, MC इक्वल्स टू MB। और ये हमारा क्या हो जाएगा एक तरह से, BC इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं MC प्लस MB, और दोनों क्या है, बराबर। तो चलो यार यहाँ से अपने पास हम लोग क्या लिख सकते हैं कि BC इक्वल्स टू R, और BC हमारे पास क्या है, ऑब्वियसली R है। C से हम लोगों ने किसी एक सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट को ज्वाइन किया है, R इक्वल्स टू 2MB लिख सकते हैं भाई, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू 2MB। यहाँ से अगर देखें तो चलो यार एक इक्वेशन अपने पास ये आ गया। अब हम लोग आते हैं इसका रिलेशन निकालते हैं, हमें क्या F और R के बीच चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ये लिख सकते हैं MC इक्वल्स टू, या MC इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो CF cos थीटा। ध्यान से सुनना, MC इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो CF cos थीटा। MC इक्वल्स टू लिख देंगे CF cos थीटा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, MB के बराबर। यानी R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो CF cos थीटा, 2CF cos थीटा। यानी 2CF इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा R बाई cos थीटा। 2CF इक्वल्स टू किसके बराबर, R बाई 2 cos थीटा के। अब एक बात देखो, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो PC की वैल्यू क्या आएगी, PC माइनस, अगर हम लोग फोकल लेंथ लिखे तो नाउ फोकल लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, PF। फोकल लेंथ PF इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो चलो भाई PF इक्वल्स टू PC माइनस CF, हाँ कि ना, PF इक्वल्स टू PC माइनस CF। चलो भाई लिख दिया अपन ने PC माइनस CF, और CF की वैल्यू एक काम करते हैं R बाई 2 cos थीटा। PC क्या हो गया, PC R के बराबर, चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और CF की वैल्यू R बाई 2 cos थीटा, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, PF, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। अब एक बात समझते हैं इसको, यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो रे की बात करेंगे। यार आप लोग सोच रहे होगे कि यार 10th में तो कुछ और पढ़ा दिया गया था, F इक्वल्स टू R बाई 2, तो टेंशन मतलब वो गलत नहीं पढ़ाया गया था आपको। यहाँ पे देखते हैं ढंग से पहले कि क्या था, ये R माइनस R बाई 2 cos थीटा इन जनरल निकाला अपन। चलो एक होगा हमारे लिए पैरेक्सियल रेज और दूसरा होता है मार्जिनल रेज। पहले इनके बारे में समझते हैं फिर उसके ऊपर आते हैं। एक हमारा कौन सा, पैरेक्सियल रेज, ठीक है, और दूसरी होगी कौन सी, मार्जिनल रेज। पैरेक्सियल और दूसरी कौन सी, मार्जिनल रेज। एक बात ध्यान रखो, जो भी पढ़ना है हमें, सारी चीज़ें जो भी रिलेशन निकालेंगे आगे चल के, मिरर फार्मूला या जितने भी सारे डेरिवेशन, वो सब कौन सी रे के लिए वैलिड होंगे, पैरेक्सियल रेज के लिए। हमें मार्जिनल रेज बस पता होना चाहिए कि क्या होता है, लेकिन मार्जिनल रे का कहीं भी यूज नहीं आएगा। लास्ट में जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की लास्ट में मैं मार्जिनल रेज से रिलेटेड जो है एक पूरा टॉपिक बता दूंगा इसमें कि क्या क्या इफेक्ट होता है, लेकिन अभी एटलीस्ट पता होना चाहिए कि पैरेक्सियल रेज होता क्या और मार्जिनल रेज क्या होता है। तो देखो यार, जैसे मान लो अपने पास हमने ये मिरर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मिरर ले लिया अपन ने। अब अगर लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर काफ़ी क्लोज है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा और इसके बहुत क्लोज है एक्चुअल में, तो वैसी रे को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेक्सियल रे। क्लोज होने से फ़ायदा क्या होगा, जैसे देखो थोड़ा अपने समझने के लिए मैं ऊपर बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होगा, काफ़ी क्लोज होगा, ठीक है। तो इससे क्या होना चाहिए, ये फोकस हो गया, सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि या तो ये थीटा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, या तो ये थीटा क्या हो जाए, वेरी स्मॉल, ठीक है, या फिर ये हम लोग बोलेंगे, ऐसे ही बोल सकते हैं, और वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रे शुड बी वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई। वही अगर मान लो ये रे जो रहे, लाइट रे थोड़ी सी अगर क्या रहे, अगर नेग्लिजिबल नहीं रहे, कोई ये कंसिडरेबल थीटा रहे, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि अगर थीटा अगर फाइनाइट हुआ, थीटा अलग अलग वैल्यू, तो ये लो भाई थीटा अलग अलग, तो फोकल लेंथ अलग अलग। पीएफ जो हमने नाम दिया वही यार फोकल लेंथ है, पीएफ जो है वही हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ, जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे इंटरसेक्ट करती है। तो अब एक बात देखो यार, जैसे अगर
कॉस थीटा अलग अलग, थीटा अगर बड़ी वैल्यू है तो हम यार कॉस थीटा सबको सेम नहीं ले सकते, 37 हो गया, 20 डिग्री हो गया, तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अलग अलग कॉस थीटा के लिए इस पी एफ की वैल्यू अलग अलग होगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली कोई लाइट रे यहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो कोई लाइट रे यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। यही फर्क पड़ जाता है कि थीटा अलग पी एफ अलग। भाई थीटा अगर अलग हो गया तो ये पी एफ क्या हो जाएगा, ये एफ वन हो जाएगा, ये पी एफ टू। तो ये हमारा मार्जिनल रेज क्या होता है, अगर थीटा क्या हो, अगर वेरी स्मॉल नहीं हो तो वैसे रेज को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेज। और अगर थीटा स्मॉल हो यानी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, भाई बात दोनों सेम ही है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितना नज़दीक होगा थीटा उतना स्मॉल होगा और उतना ही ज़्यादा क्लोज टू पैरेक्सियल रेज होगा, और जितना ऊपर होगा उतना ही थीटा लार्जर होगा और वही क्या होगा, उतना ही ज़्यादा मार्जिनल रेज कहलाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ अलग अलग होगा। यहाँ ये लाइट रे यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये यहाँ कोई दूसरा एंगल पे आया वो कहीं और करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, मार्जिनल रेज के बारे में नहीं पढ़ना है। आगे चल के हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि कैसे इमेज फॉर्म होगा, कि आखिर अगर किस तरह का क्या प्रॉब्लम आएगी इमेज में, वो सारी चीज़ें देखेंगे अपन। लेकिन हमें अब ये ध्यान रखना है कि जो भी अगर डेरिवेशन करेंगे वो किसके लिए करने वाले हैं, पैरेक्सियल रेज। तो चलो यार, अगर मान लो थीटा स्मॉल तो क्या लिखेंगे, फॉर पैरेक्सियल रेज, फॉर पैरेक्सियल रेज हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेक्सियल रेज थीटा वेरी स्मॉल। थीटा अगर वेरी स्मॉल हो गया तो उस केस में कॉस थीटा हमें पता है लगभग 1 के बराबर होता है। यार 0 के जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ही 1 के काफ़ी क्लोज होगा। तो 1 अगर है तो पी एफ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो लो भैया r माइनस r/2 यानी r/2। ये वो रिलेशन है जो आपको पढ़ाया गया था उस समय। आपका दिमाग नहीं खराब हो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको नहीं बताई गई थी, लेकिन अभी ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो एटलीस्ट ये एक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, लेकिन कब, जब वो पैरेक्सियल रेज हो। ठीक है।